नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतवर्ष को समग्रता से देखने के लिए विष्णु पुराण का यह उल्लेख पर्याप्त है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संततिहि। अर्थात जहां समुद्र है इसकी उत्तर दिशा में और जहां हिमालय है उसकी दक्षिण दिशा में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों अथवा इसमें रहने वाले जन को भारतीय अथवा भारतीय कहा जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मानने वालों के लिए इस भारत देश को और इसके इतिहास की समग्रता को समझना सरल नहीं है। इस भूभाग को राष्ट्र ही न मानने वाले कम्युनिस्टों के लिए तो भारतीयता को समझना और भी कठिन हो जाता है। जय से भारत और फिर महाभारत कहे जाने वाले विश्व के सबसे महानतम और विशालतम महाकाव्य में जो प्राचीन भारत के इतिहास का प्रस्तुतिकरण है वह भारत राष्ट्र की परिभाषा को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। महाभारत युगीन भूगोल पर मैंने अलग से और विस्तार से एक कार्यक्रम किया है जिसे मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। आज हम बहुत ही रोचक तथ्य के आधार पर महाभारत कालीन भूगोल को पुनः देखेंगे और यह भी कि इस आधार पर हम अपने महान और पुरातन राष्ट्र को कैसे और कहां तक पाते हैं। आज थोड़ी विवेचना करते हैं उन राज्यों की जिन्होंने महाभारत के महान और महाभयंकर युद्ध में भाग लिया था। हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इन शासकों की युद्ध में प्रतिबद्धता किसके साथ थी अथवा वे पांडवों के पक्ष से लड़े थे या कि कौरवों के पक्ष से। इस पक्षधरता को मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या महाभारत का युद्ध अपनी समग्रता में समस्त भारतवर्ष को अर्थात हिमालय से सागर पर्यंत को सम्मिलित कर रहा था। महाभारत युद्ध आरंभ होने जा रहा था। यह संदर्भ भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता पर्व से ग्रहण करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले योद्धा हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट हैं। महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिस्तान है। साथ ही बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। यहां प्राप्त विवरण में ध्यान दें कि पांडवों के पक्ष में युद्धरत 7 अक्षौहिणी सेना कोई साधारण नहीं थी। साथ ही उनका सम्मिलन भारतवर्ष के कोने कोने से हुआ था। इस विविधता में एकता का परिचय पाते हैं और पांडव पक्ष की सेनाओं की संरचना को भूगोल के पटल पर देखते हैं। महाभारत कालीन उत्तर भारत की बात करें तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने वाले प्रमुख राज्यों में प्रथमतः पांचाल की चर्चा अवश्यंभावी है, जो कि महायुद्ध की धुरी भी था, चूंकि द्रौपदी का यह राज्य मायका हुआ करता था। पांचाल राज्य जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का परवर्ती क्षेत्र है, इस राज्य की राजधानी थी कांपिल्य। महायुद्ध के समय पांचाल राज्य के शासक थे द्रुपद। इसी राज्य के युवराज धृष्टद्युम्न को महाभारत के युद्ध में पांडव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। पांडवों के पक्ष में काशीराज दिवोदास भी थे, जिनकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी।
इसी तरह पूर्वी कोसल राज्य के शासक बृहद्बल, जिनके राज्य का विस्तार सरयू नदी का तटवर्ती क्षेत्र था, धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में खड़े थे। पूर्वी कोसल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। श्री कृष्ण स्वयं तो युद्ध नहीं कर रहे थे, न ही उनकी नारायणी सेना पांडवों के पक्ष में थी, तथापि यह संज्ञान में रखना होगा कि अनेक यादव गणराज्यों के प्रमुख श्री कृष्ण ही थे। ऐसे ही अंधक गणराज्य, जिसका विस्तार यमुना तटीय मथुरा का परवर्ती क्षेत्र था, एवं वृष्णि गणराज्य, जो कि शूरसेन प्रदेश का क्षेत्र था, दोनों के ही गणाध्यक्ष थे श्री कृष्ण। इन दोनों क्षेत्रों की सम्मिलित सेनाएं पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रही थी। महाभारत कालीन पूर्वी भारत के राज्यों पर एक दृष्टि डालें तो वासुदेव पुंड्रक, जो कि कारूप राज्य पर शासन कर रहे थे, इनकी राजधानी का नाम संदर्भों में प्राप्त नहीं हो सका, तथापि इस राज्य की अवस्थिति वर्तमान बिहार के बक्सर का क्षेत्र था। पूर्वी भारत का एक अन्य राज्य था पश्चिमी मगध, जिसका विस्तार वर्तमान दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। तब इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह हुआ करती थी। इस क्षेत्र के पूर्ववर्ती शासक जरासंध की श्री कृष्ण से शत्रुता और कालांतर में भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में उनका वध एक लोम हर्षक वृतांत है। उनके ही बेटे सहदेव महाभारत के युद्ध के समय शासक थे और पांडवों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। यदि महाभारत कालीन पश्चिमी भारत की बात करें तो पांडवों के अज्ञातवास के समय के आश्रयदाता राजा विराट की इस युद्ध में महती भूमिका को कौन विस्मृत कर सकता है। राजा विराट के राज्य का नाम मत्स्य था, जो कि वर्तमान राजस्थान में अलवर जयपुर का क्षेत्र है। यहां की राजधानी थी उपप्लव। इसी तरह पश्चिमी भारत का माधव राज्य भी पांडवों के पक्ष में था। माधव राज्य की पहचान वर्तमान काठियावाड़ परिक्षेत्र से होती है। इसकी राजधानी थी कुंडिनपुर और युद्ध के समय राजा थे भीष्म। यदि सुदूर पश्चिमोत्तर की बात करें तो वह कैकय राज्य भी युधिष्ठिर का पक्षधर था, जिसका कि परिक्षेत्र गांधार और व्यास नदी के मध्य विस्तारित था। यहां पर राजा बृहत क्षत्र का शासन था। इसी कड़ी में अभिसार राज्य था, जो कि तक्षशिला के उत्तर में स्थित पर्वतीय राज्य हुआ करता था और इसके शासक थे चित्रसेन। मध्य भारतीय भूभाग का चेदि राज्य महत्वपूर्ण है, जो पांडवों का युद्ध में पक्षधर था। चेदिराज शिशुपाल के उस वृतांत का स्मरण करना आवश्यक है, जब 100 अपराध क्षमा करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ में सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्ण ने असहनीय धृष्टता करने पर चेदिराज शिशुपाल का वध कर दिया था। इसी चेदि राज्य के तत्कालीन राजा थे धृष्टकेतु, जिनकी राजधानी थी शुक्तिमती। इसी कड़ी में मध्य भारतीय क्षेत्र का दशार्ण राज्य, जिसकी वर्तमान में पहचान बुंदेलखंड के रूप में होती है, इसका विस्तार धसान नदी के सिंचित क्षेत्र में था। पांडवों के पक्ष में अपनी सेनाएं लेकर युद्ध करने वाले इस क्षेत्र के राजा थे क्षत्रदेव। दक्षिण के भारतीय राज्यों में पांडवों के लिए राजा मलयध्वज विशेष रूप से मददगार सिद्ध हुए थे, जो कि पांड्य शासक थे। वर्तमान तमिल क्षेत्रों की पहचान पांड्य शासित क्षेत्रों में होती है। इसके साथ ही वह केरल राज्य, जिसकी राजधानी वंज थी, तथा कांची राज्य, जिसकी राजधानी कांजीवरम थी, यहां से भी पांडवों को महायुद्ध में सैन्य सहायता प्राप्त हुई थी। अब तक हमने उन प्रमुख राज्यों की चर्चा की है जिनकी प्रतिबद्धता युद्ध में पांडवों के साथ थी। ध्यान दें तो संपूर्ण भारतवर्ष अर्थात समुद्र से हिमालय तक के अनेक राज्य इस युद्ध में सम्मिलित दिखाई पड़ते हैं और कुरुक्षेत्र में हुए संग्राम का नाम महाभारत चरितार्थ कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई भारतीय समाज को बांटने की राजनीति करे तो महाभारत महाग्रंथ को उनके समक्ष प्रखर तर्क के रूप में रख देना आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की तुलना में
अधिक बड़ी थी। इसे ध्यान में रखते हुए यदि हम विवेचना करें कि कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिन्हित करने का भी यत्न करें, तो एक बार फिर हमें ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारतवर्ष उस कालखंड की राजनैतिक उथल पुथल में अपनी प्रतिबद्धताएं प्रदर्शित करने के लिए आतुर था। उत्तर भारत का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली राज्य तो स्वयं हस्तिनापुर ही था। इंद्रप्रस्थ भी युद्ध के समय द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर पर शकुनी को मिली विजय के कारण दुर्योधन के ही अधीन था। कौरवों के पक्ष में सम्मिलित होने वाले पूर्वी भारत के शासकों की एक लंबी सूची है। इस सूची में पहला नाम तो अंगराज कर्ण के अंग प्रदेश का ही आता है, जो विशेष रूप से वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का परिक्षेत्र था। इसकी राजधानी थी चंपा। कर्ण को तो राजा ही दुर्योधन ने बनाया था और उसकी हस्तिनापुर के प्रति प्रतिबद्धता तो निर्विवाद थी। इसके साथ ही लगा हुआ था विदेह राज्य, जिसके राजाओं की उपाधि जनक हुआ करती थी। यह वर्तमान में उत्तरी बिहार का तिरहुत क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी मिथिला। विदेह राज्य भी कौरवों की ओर से महासंग्राम का भाग बना था। थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर देखें तो प्राग ज्योतिष राज्य, जो कि वर्तमान असम के गुवाहाटी के निकट का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी कामाख्या और महाभारत के युद्ध में कौरवों का यहां से साथ देने वाले राजा थे भगदत्त। दक्षिण पूर्व की बात करें तो कलिंग राज्य, जो कि वर्तमान में दक्षिण ओडिशा का क्षेत्र है, उस दौर में इसकी राजधानी थी राजपुर और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाले शासक थे श्रोतायुध। यही नहीं, उत्कल अर्थात वर्तमान उत्तरी ओडिशा का क्षेत्र, साथ ही पुंड्र राज्य, जो कि पद्मा नदी के उत्तर के क्षेत्र में विस्तारित था, और किरीत अथवा पूर्वी बंगाल और असम के वनाच्छादित प्रदेश के शासक भी कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। कौरवों की ओर से लड़ने वाले पश्चिमी भारत के शासकों की चर्चा करें तो इसमें दुर्योधन के बहनोई अर्थात धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के पति जयद्रथ का नाम सर्वप्रथम आता है। जयद्रथ न केवल सिंधु, जो कि वर्तमान सिंध का प्रदेश है, बल्कि साथ ही साथ वे सौवीर अर्थात वर्तमान गुजरात व दक्षिणी पंजाब के बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। जयद्रथ वही जिन्होंने वनवास के दौरान द्रौपदी के साथ अभद्रता की थी और उन्हें खुद अपमान झेलना पड़ा था। इसका प्रतिशोध लेते हुए उन्होंने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के लिए ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न की, जिसके बाद कौरव महारथियों ने घेरकर इस किशोर महारथी योद्धा का वध कर दिया था। इसी कड़ी में शाल्व राज्य आता है, जो कि वर्तमान अलवर का परवर्ती क्षेत्र है, जिसका विस्तार कुरुक्षेत्र तक था। इसकी राजधानी थी शाल्वपुर व शासक थे शाल्वराज। इसी क्षेत्र का अंबष्ठ राज्य था, जो कि पंजाब का एक जनपद था और इसके शासक थे श्रोतायु। वे भी युद्ध में कौरवों के सहयोगी थे। मद्र राज्य अर्थात वर्तमान पंजाब का मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसकी राजधानी सियालकोट अथवा साकल थी और शासक थे शल्य, वे भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। यही नहीं, पंचनद अर्थात पंजाब का क्षेत्र, खश अर्थात कुमायूं का क्षेत्र, साथ ही क्षुद्रक राज्य अर्थात रावी और व्यास नदियों के मध्य का क्षेत्र भी कुरुसेना का सहयोगी बना था। सुदूर पश्चिमोत्तर की बात करें तो महाभारत युद्ध के कारणों में से एक शकुनी का राज्य था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। इसी गांधार से महाभारत युद्ध की पटकथा तब लिखी गई जबकि राज्य की राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र से राज्य के संरक्षक भीष्म द्वारा बल प्रदर्शन के माध्यम से करवा दिया गया था। गांधार के अतिरिक्त वाहलीक अर्थात बल्क या कि बैक्ट्रिया का क्षेत्र भी महायुद्ध में कौरवों का पक्षधर बना था। कौरव सेना का महाभारत युद्ध में भाग बनने वालों में मध्य भारत का मेकल राज्य भी था, जो कि विंध्य सतपुड़ा के मध्य का क्षेत्र था। इसके साथ ही शिबी राज्य, जिसकी राजधानी शिबिपुर अथवा अरिहटपुर हुआ करती थी। पुलिंद राज्य अर्थात मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग,
निषद अथवा मध्य भारत का पूर्वी भाग जिसकी राजधानी नलप्रस्थ थी, कुंतल राज्य जो कि नर्मदा से तुंगभद्रा तक विस्तारित था, आदि सभी के राजा और उनके सैनिक कुरुसेना का भाग बन गए थे। मध्य क्षेत्र से अवंती राज्य जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, वहां के शासक विंद और अनुविंद, साथ ही विदर्भ के शासकों ने भी दुर्योधन की पक्षधरता में महाभारत का युद्ध लड़ा था। दक्षिण भारत से दुर्योधन को व्यापक समर्थन भले ही न मिला हो, तथापि आंध्र राज्य के शासक जिनकी राजधानी थी धनकटक, वे भी महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे। हमने जिन राज्यों की बात की वे विशाल भारतवर्ष में उदाहरण भर कहे जा सकते हैं, क्योंकि उल्लेखित उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त अनेक अन्य राज्यों व गणराज्यों के नामों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो कि कौरव या कि पांडवों में से किसी एक का पक्ष लेकर महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। इन नामों में अश्वातक, चिच्छिल, चूलिक, रेचक, सात्वत, भोज, दशाह, वत्स, मालव, त्रिगर्त, हंसपद, महिष्मक और विकुंज जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। कई राज्यों में नैतिकता के आधार पर भी सेना अथवा प्रतिबद्धता का विभाजन हुआ था। उदाहरण के लिए कैकेय राज ने कौरवों का, जबकि उनके 5 कुमारों ने महाभारत महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था। यह बिल्कुल उसी तरह की बात थी जैसे कौरवों के पक्ष से विलग होकर दुर्योधन के भाई युयुत्स ने पांडवों का साथ दिया था और उनकी सेना में सम्मिलित होकर इसे धर्म का पक्ष मानते हुए युद्ध किया था। कथनाशय यह है कि मैंने आज जो विवेचना प्रस्तुत की वह तत्कालीन राजनीति की पक्षधरता के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि भूगोल के बहाने भारत राष्ट्र की समग्रता को सिद्ध करने का प्रयास भर है। बहुत से वे बुद्धिजीवी जो ललौंधी का शिकार हैं, सर्वदा भारत को मुगलों या कि अंग्रेजों के बाद बना एक राष्ट्र मानते हैं। हमारे कई राजनेता तो भारत राष्ट्र की अवधारणा पर ही कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। ऐसे में महाभारत अपने उद्धरणों से स्पष्ट करता है भारतीय होने का वास्तविक अर्थ। हम कश्मीर में भी वही हैं जो तमिलनाडु में हैं, और यह बात आज से नहीं पुरातनता से ही स्पष्ट है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।